वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट। आज अभी तक हमने आपका जो फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें नॉलेज के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। नॉलेज होती क्या है, अब हम जानेंगे कि सूचना क्या होती है। वैसे तो एक आइडिया हमें ये लगी गया है कि सूचना क्या है। सूचना हमारे किसी भी ज्ञान का आधार है, एक प्राथमिक आधार है, प्राथमिक स्रोत है किसी भी ज्ञान का, वो सूचना है। अब अगर हम बात करें कि सूचना के विषय में क्या-क्या लोगों ने कहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन सूचना क्या है कि किसी एक विषय या एक कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है, उसको हम जब प्रोसेस करते हैं, तो वो हमें सूचना के रूप में प्राप्त होती है। ये सूचना है। बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दिमाग में रहती हैं किसी भी चीज़ से, और सूचना जो होती है वो कम्युनिकेटिव होनी चाहिए। जो भी हम किसी भी विषय या किसी घटना से जुड़े हुए आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो भी जानकारी होनी चाहिए वो कम्युनिकेटिव होनी चाहिए। कम्युनिकेटिव का मतलब कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को ये बता सकें कि हाँ, हमने ये वाले आंकड़े इकट्ठे किए हैं। वो जो आपके सूचना होगी, वो आपकी सूचना मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है, यानी कि दिखाई भी दे सकती है और नहीं भी दिखाई दे सकती है, लेकिन हम उसको बता सकते हैं कि भई ये चीज़ हमने वहाँ पर देखी, इस तरीके से हमने देखी। सूचना के विषय में जैसे हम कहेंगे तो सूचना हमारी विश्वसनीय और वैध होनी चाहिए, तभी वो सही ज्ञान को उत्पन्न करेगी। सूचना ज्ञान का प्रमुख आधार है। जैसी सूचना हमें मिलेगी, उसी के अनुसार हमारे ज्ञान का निर्माण होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर परिभाषाओं की, तो मैंने 2 परिभाषाएँ लिखी हुई हैं, ईज़ी हैं, आप ही के लिए लिखी हुई हैं। जे बेकर के अनुसार किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। अभी मैंने आपको यही बताया था कि हम किसी भी विषय से संबंधित तथ्य हो या आंकड़े हो, उनको हम सूचना कहते हैं। सूचना एक प्रकार से मैं कहूँ तो एक रॉ मटेरियल होता है किसी भी ज्ञान के निर्माण के लिए। ये एक रॉ मटेरियल है। मैं आपको एग्जाम्पल आगे दूंगी, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है डी वेल के अनुसार सूचना से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिनका प्रयोग किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट, उन आंकड़ों से है जिनका प्रयोग किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में किया जाता है। जब तक हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो सूचनाएं हमारे लिए बेकार है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि सूचना का वर्गीकरण, तो सूचना का वर्गीकरण यानी कि हम कह सकते हैं कि सूचना के प्रकार, आप सर्च भी करोगे, गूगल पर भी सर्च करोगे या और बहुत सारी बुक्स में अलग अलग देखोगे तो अलग अलग टाइप की आपको सूचनाएं मिलेंगी, क्योंकि सूचनाओं को एक चीज में बांध के नहीं रखा जा सकता। हम जिस दिशा में जाएंगे, हम जिस फील्ड में जाएंगे, वहां से हमें कुछ ना कुछ सूचनाएं जरूर मिलेंगी, कुछ ना कुछ आंकड़े हमें वहां से जरूर मिलेंगे, अगर हम उसको इकट्ठा करना चाहते हैं तो। ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था पहले कि ज्ञान क्या है, जागरूकता है। जब तक हमें सूचना नहीं मिलेगी तब तक उस विषय के प्रति हम बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होंगे। एक तरीके से कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में उस विषय से संबंधित कोई हलचल नहीं होगी। तो एक सूचना जो है वो हलचल पैदा करने का माध्यम है। वर्गीकरण में अगर हम आए तो जे.एच. शेरा के द्वारा है वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करें प्रत्यात्मक सूचना, या जैसे हम कहेंगे कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन। जब भी हम किसी भी चीज के विषय में सोचते हैं, किसी भी समस्या के विषय में सोचते हैं, तब हमें एक उस समस्या से जुड़ा हुआ, उस विषय से जुड़ा हुआ एक टेंटेटिव सॉल्यूशन चाहिए होता है, तभी हम उस समस्या में आगे बढ़ पाते हैं। उस समस्या को हल करने के लिए आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ तो हमारे दिमाग में होना चाहिए ना कि हाँ, ये वाले जो आंकड़े हैं जो हमें मिले हैं, जो सूचना मिली है, वो ये जो आंकड़े हैं ये सही भी हो सकते हैं और ये वाले आंकड़े हमारे गलत भी हो सकते हैं। तो हम अक्सर ये मानते हैं कि ये आंकड़े हमारे सही हैं, गलत भी मान सकते हैं। तो उन आंकड़ों को हम सही मानते हुए एक अपने लिए एक आधार बनाते हैं
चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक आधार बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। तो वो जो परिकल्पना है यानी कि प्रत्यात्मक वो जो कॉन्सेप्ट है, हम एक अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एक परिकल्पना बनाते हैं कि अगर हम ये जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब इन आंकड़ों से हमें इस वाले ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक कॉन्सेप्ट बनाया, तो इस प्रकार की जो सूचना है वो हमारी कॉन्सेप्चुअल या प्रत्यात्मक सूचना कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारी अनुभविक सूचना, यानी कि जब भी हम किसी काम को करने बैठते हैं तो हमें अनुभव होता है, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं या खोज करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू या उस खोज के थ्रू हमें जो भी अनुभव होता है वो अनुभविक सूचना कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, या आप ये कह सकते हो कि हमने अपने टीचिंग में बढ़ाने के लिए एक नए टीचिंग मेथड को यूज़ किया, ठीक है। अब उस नए टीचिंग जो मेथड है, उस टीचिंग मेथड के से प्राप्त हमें जो आंकड़े हैं वो हमें अच्छे मिल गए। एक्सपेरिमेंट किया एक हमने क्लास में, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस टीचिंग मेथड से पढ़ाने से हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने एक अच्छा प्रोग्रेस किया। तो ये हमें अनुभव हुआ कि ये वाली जो आंकड़े, मतलब ये हमें अनुभव हुआ कि ये वाला जो टीचिंग मेथड है ये ठीक है, अच्छा है। तो हमने ये अनुभव किया और हमें ये अनुभविक सूचना हमें प्राप्त हुई। ये अनुभविक सूचना में किसके द्वारा प्राप्त हुई? जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट से। नेक्स्ट है प्रेरक सूचना। हम एक नए नए जानकारियों को हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब इस दुनिया में 5% लोग तो ऐसे होंगे जो कि डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए होता है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। लेकिन 95% जो लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करते रहते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ जिसमें उनका जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट है, किसी का कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी का किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, घूमने फिरने में इंटरेस्ट है, तो फिर वो उसी से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्राप्त करता रहेगा, करना चाहेगा ना, उसी से जुड़े हुए वो आंकड़े प्राप्त करना चाहेगा। तो ये जो प्रेरक सूचनाएं होती हैं ये हमें मोटिवेशन देती हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। और ये जो मोटिवेशनल सूचनाएं होती हैं ये हम मानते हैं कि ये मनुष्य से, यानी कि हमारे से जुड़ी हुई होती हैं, समाज से जुड़ी होती हैं और हमारे वातावरण से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कहीं हमें घूमने का शौक है और हमें इस समय बारिश बहुत हो रही है और हम कहीं जाना चाहते हैं, किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ से जो प्राप्त सूचना आंकड़े हम इकट्ठे करेंगे कि इस समय वहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, मौसम रिपोर्ट देखेंगे, मौसम की रिपोर्ट देखेंगे कितने % वहाँ पर बारिश हो रही है, क्या वहाँ का हाल है, हमने आंकड़े इकट्ठे किए, ठीक है। वो हमने आंकड़े किसके लिए इकट्ठे किए? मानव, यानी कि खुद के लिए इकट्ठे किए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हमें वहाँ पर जाना है। तो वो जो आंकड़े हैं, अब हमें अगर वहाँ पर भी इसी तरीके का हाल है तो फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर अच्छा मौसम है, फिर हम ये भी तो पता करेंगे कि भाई मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मौसम खराब है तो आगे का मौसम अच्छा चलेगा, कब होगा अच्छा। तो यानी कि हमने कुछ नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। तो ये जो सूचना है हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, इसीलिए इसे प्रेरक या मोटिवेशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट हो गया कार्यविधिक सूचना, यानी कि प्रोसीजरल सूचना। कार्यविधिक में इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, हम जब आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो हमें किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ रिसर्च के आंकड़े, रिसर्च कर रहे हैं हम किसी फील्ड में और हमने कुछ आंकड़े वहां से इकट्ठे किए। अब जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए वो आंकड़े हमें आगे बढ़ने के लिए, बेहतर ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रोसीजरल यानी कि उनको हम प्रोसेस करेंगे, वो आंकड़े का कलेक्शन करना, डाटा कलेक्शन करना, फिर उनको हम एनालिसिस भी करेंगे, उनकी जो डाटा है उनकी एनालिसिस भी करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम किसी नए ज्ञान पर पहुंच जाएंगे, हम किसी
नए परीक्षण पर किसी नए रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे परीक्षण के बाद, टेस्टिंग के बाद। तो यानी कि इस प्रकार की जो सूचना होती है ये हमें किसी रिजल्ट तक पहुंचाती है, किसी कार्य को करने के लिए भी प्रेरित करती है, किसी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट हो गया हमारा निर्देशात्मक सूचना यानी कि इंस्ट्रक्शनल सूचना। इस प्रकार की जो सूचना है ये हमारे सामूहिक रूप से, जैसे हम मान लीजिए किसी समाज में रह रहे हैं और समाज में हमारा कोई ना कोई लीडर तो होगा, ठीक है, कोई ना कोई हमारा, जैसे हमारे यहाँ का जो एमपी है, एमएलए है, वो सब हमें जिस चीज के लिए कहेंगे वो काम हमको करना होगा। वो आंकड़े इकट्ठे करेंगे और फिर हमें बताएंगे कि भाई आपको इस तरीके से इस काम को करना है और हमें उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि हमें एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, एक अच्छा नॉलेज चाहिए, एक अच्छा ज्ञान चाहिए। तो इस प्रकार की जो निर्देशात्मक सूचना है यानी कि ये हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देती है कुछ अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है नीति संबंधित सूचना यानी कि रिलेटेड टू एथिक्स। जब भी हम किसी भी संस्था में जाएं या कोई भी हम जब जॉब करते हैं तो वो हमारे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इससे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमारे बॉस के ऊपर होती हैं, हमारा जो ओनर है, जो हम जिसके यहाँ हम काम कर रहे हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए जो भी तथ्य, जो भी फैक्ट्स हमको बताते हैं वो हमारी नीति संबंधित सूचनाएं होती हैं, जो कि हमें किसी भी काम को सही ढंग से करने के लिए बताती हैं, किसी भी चीज़ अच्छे ज्ञान को देने के लिए बताती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सूचना और ज्ञान का आपसी संबंध क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, अभी तक तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चल रहे थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में शायद ना आए, लेकिन सूचना के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। पर ज्ञान और सूचना के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ज्ञान के साथ आएगा, अकेले ये सूचना के विषय में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें, पहले हम अंतर से पहले इनके संबंध की बात कर लेते हैं कि संबंध क्या है ज्ञान में और सूचना में। फर्स्ट, मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम किसी भी ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है एक तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर इन इंफॉर्मेशन पर हम काम करते हैं और काम करने के बाद हमारा डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और जिससे कि हमें ज्ञान की प्राप्तियां होती चली जाती हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारा डेवलपमेंट होता चला जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ जितनी भी हम बहुत सारे इंटरेक्शन लोगों के साथ करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, आंकड़े देखते हैं, तो इसमें जो ज्ञान और सूचना में अगर हम संबंध की बात करें तो ज्ञान और सूचना जो है वो हमारा क्या है, सूचना ज्ञान का आधार है। जब तक हमारे पास सूचना नहीं होगी हम किसी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये मुख्य अंतर है, मुख्य संबंध है, सॉरी। अब हम बात करें तो यहाँ पर हमारे 5 चीजें हैं, जो कि 5 फील्ड हैं जो कि ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, इस चीज से आपसी संबंध से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास आंकड़े। किसी भी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं। किसी भी सूचना और अगर हम ज्ञान का संबंध देखें तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, आंकड़े यानी कि डाटा मिलेगा हमको, ठीक है, आंकड़े मिलेंगे। अब अगर हम आंकड़ों को आगे प्रोसेस करेंगे तब हमको क्या मिलेगी, सूचना मिलेगी। आंकड़ों से हमें क्या मिला, सूचना मिली। सूचना के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान, ज्ञान से हमको क्या मिला, समझ। समझ यानी कि अनुभव या हम कह सकते हैं बोध, ठीक है। समझ मिली। विवेक, फिर उसके बाद हमारा मिलेगा हमें विवेक मिलेगा कि किस काम को कैसे करना है। यहाँ पर अब हम बात करें, एक एग्जाम्पल से समझिएगा आप। समझ सूचना में जैसे आंकड़े हमने किसी भी चीज के लिए, हमने एक क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचर ने टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद उसे आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक।
आंकड़े उसने बच्चों के देखे या किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का उसने आंकड़ा देखा, आंकड़े प्राप्त करने के बाद उसको सूचना प्राप्त हुई। सूचना क्या प्राप्त हुई कि वो बच्चा कब कैसा है, मतलब वो पढ़ाई में कैसा है, और कब कब वो स्कूल आता है, कब कहाँ रहता है, ठीक है, क्लास में कहाँ रहता है, कब स्कूल आता है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया, कलेक्शन किया आंकड़ों के आधार पर। उस बच्चे के मान लीजिए हो सकता है कम नंबर आए, तब उन्होंने ये सारी जानकारी ली, कैसा है, कहाँ है, कब है। उसके बाद जब उन्होंने ये सारी जानकारी उस बच्चे के विषय में इकट्ठी कर ली, फैक्ट्स इकट्ठे हो गए, तथ्य साथ में हो गए, तब उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ऐसा क्यों हुआ। ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ऐसा क्यों हुआ। जब वो बच्चा डेली आ रहा है क्लास में, या क्लास में ही रहता है, ये वो बच्चा वैसे ठीक है, मेंटली ठीक है, तब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमने कोशिश की समझने की चीज़ों को, उसका ज्ञान हमें मिला कि भाई ये बच्चा इस वजह से इसके नंबर कम आए हैं। तो यहाँ पर हम किस दिशा में पहुंचे, समझ। ये हमारी समझ में आ गया। टीचर को एक एक्सपीरियंस हुआ, एक अनुभव हुआ कि मान लीजिए इसका कारण जो निकला वो निकला कि वो पढ़ाई उसकी समझ में, तरीका समझ में नहीं आया। मान लीजिए ये एक अनुभव निकला टीचर का कि वो तरीका, ये ज्ञान प्राप्त हुई, तरीका उस बच्चे के समझ में नहीं आया। टीचर को समझ आई कि भाई मैंने जिस तरीके से बच्चे को पढ़ाया, इसका मतलब वो तरीका उस बच्चे को समझ में नहीं आया। फिर उन्हें विवेक हुआ, फिर उन्होंने विवेक यानी कि विचार किया बुद्धिमानी से, और उस तरीके को बदलने की फिर कोशिश की। ये है हमारे सूचना में और ज्ञान में आपसी संबंध। अब यदि हम बात करें कि इसमें अंतर क्या है, सूचना में और ज्ञान में क्या अंतर है, तो अब हम बात करते हैं ज्ञान एवं सूचना में अंतर की, जो कि इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंतर्गत। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, ज्ञान क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना ज्ञान है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज्ञान है वो ऐसे ही नहीं बन जाता है, बल्कि जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कोई बात कही, तो क्या आप उसको मान लेते हो? नहीं। आप जब बड़े होते हो, समझदार हो जाते हो, तब आप क्या करते हो, उस चीज़ को पहले जानते हो, मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हो, डाटा कलेक्शन करते हो, और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हो, अपने मन में भी एनालिसिस करते हो कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है या ये चीज़ मेरे लिए गलत है। और फिर उसके बाद एनालिसिस करने के बाद आपको जो एक्सपीरियंस के द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उससे आप अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हो, तो वही ज्ञान है। उस कॉन्सेप्ट को समझना ज्ञान है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं, जो भी मैंने आपको बताया था। और मुख्यतः ज्ञान जो है वो हमको अनुभव से प्राप्त होता है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन पर आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट से संबंधित तथ्य एवं सूचनाएं हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो, वो आपसे किसी बात को कहता है, तब आप उस बात को एकदम से नहीं मान लेते हो, बल्कि आप उसके विषय में तथ्य, फैक्ट्स इकट्ठे करने लग जाते हो, डाटा कलेक्शन करते हो। वो जो फैक्ट्स हैं वो क्या है, आपकी सूचनाएं हैं, वो तथ्य है। तो ये मुख्य अंतर है कि पहले हमको सूचनाएं मिलेंगी, और सूचनाएं मिलने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हमको होगी। दूसरा ये अंतर है, ज्ञान सूचनाओं के द्वारा प्राप्त होता है। जो मैंने आपको अभी बताया कि बिना सूचनाओं के, बिना इंफॉर्मेशन के आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नॉलेज का आधार ही इंफॉर्मेशन है। यहाँ सूचनाएं किसी घटना के अवलोकन से प्राप्त होती है। अब यहाँ बात आती है कि हमको ज्ञान की प्राप्ति तो सूचनाओं से होती है, लेकिन सूचनाओं की प्राप्ति कहाँ से होती है? सूचनाओं की जो प्राप्ति है वो किसी भी घटना के अवलोकन से होती है, ऑब्जर्वेशन से होती है। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसके बाद वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञान हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संग्रहण के बाद विकसित होता है।
ये भी मैं आपको बता चुकी थी कि बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो मिलके ज्ञान का निर्माण करती हैं। किसी एक सूचना, जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बाद हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे हम उस विषय में, उस टॉपिक से जुड़े हुए कई सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद जब वो सारा कलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद हम किसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। वो हमारा ज्ञान है। सूचनाओं के संग्रहण के बाद विकसित होता है ज्ञान मस्तिष्क में। लेकिन यहाँ अगर हम सूचनाओं की बात करें तो सूचनाएं हमारी मस्तिष्क के बाहर उपस्थित तथ्य हैं। सूचनाएं तो हम बाहर से देखते हैं ना, हमें बाहर से प्राप्त होती है सूचनाएं, तो उसका मस्तिष्क में कोई ऐसा रोल नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी सूचनाएं इकट्ठी होती हैं जब हमारे मस्तिष्क में, तब उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और जिसके बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान सूचनाओं पर निर्भर है। ऑब्वियसली अगर सूचना नहीं होगी तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। सूचना तथ्यों एवं संदेशों पर निर्भर है। यदि हमें किसी भी टॉपिक से जुड़ी हुई कोई भी फैक्ट्स की प्राप्ति नहीं होगी, तब हम किसी भी तरीके की सूचना नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा कलेक्शन नहीं होगा किसी भी चीज़ का, तब हम वहाँ उस डाटा कलेक्शन के द्वारा कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे, और जिससे कि हमें उस विषय से जुड़ी हुई कोई भी सूचना या कोई भी मैसेज की प्राप्ति नहीं होगी। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग, सोचना यानी कि थिंकिंग, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, और मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। अभी यही बात मैंने ऊपर से कहा था कि जब भी हमारा कोई कॉन्सेप्ट बनता है तब वो ऐसे ही नहीं बन जाता, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे फील्ड होती हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जिनसे कि हमको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी चीज़ को आप खुद अनुभव करिए इस चीज़ को कि आपने कोई भी चीज़ जब समझने की कोशिश की होगी शुरुआत में, तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, उसको समझा होगा, अंडरस्टैंडिंग की होगी कि भाई ये काम ऐसे होता है, उसकी समझ थोड़ी सी विकसित की होगी आपने। जैसे कि मैथ्स ही ले लीजिए, ठीक है। मैथ्स में आपने मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए सीखा आपने, तो मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए आप, या एडिशन सीखा आपने, तो आपने इस तरीके से सीखा कि भाई ये 2 उंगलियां हैं, 2 उंगलियां और हो गई, तो 2 and 2 इज इक्वल टू, अब आपने काउंट किया होगा कि भाई ये कितने हो गए, 4। तो यानी कि उस चीज को आपने समझा, ठीक। अब समझने के बाद आपने उसके विषय में विचार किया कि 2 और 2 4 होते हैं, तो 3 + 1 भी 4 होगा, मतलब 3 और 1 भी 4 होगा, है ना। तो सोचा, उसके बाद आपने क्या किया, एनालिसिस किया। अब आपने जो सूचना आपको प्राप्त हुई कि 2 और 2 4 होते हैं, उससे जुड़े हुए और जो फैक्ट्स थे उन पर एनालिसिस किया कि भाई ऐसा नहीं है कि 3 + 1 ही 4 हो, 2 + 2 भी 4 हो सकता है, ठीक। या आपका और भी किसी तरीके से, या 6 - 2 भी 4 हो सकता है। आपने उस चीज़ को एनालिसिस किया अलग अलग तरीके से। एनालिसिस करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को तोड़ के अलग अलग हिस्सों में बांट के उसको देखना, उसको समझने की कोशिश करना, ये एनालिसिस। नेक्स्ट आ गया सिंथेसिस। सिंथेसिस सिंथेसिस का मतलब होता है कि जब हम एनालिसिस में चीज़ों को अलग अलग करके उसको समझने की कोशिश करते हैं सिंथेसिस में, कि हम उन सारी अलग अलग चीज़ों को जोड़ के एक साथ कैसे वो प्रोसेस होती है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने ये कहा कि भाई 3 + 1 भी तो 4 होता है, और 2 + 2 भी तो 4 होता है, ये 6 - 2 भी तो 4 होता है। ये हमने क्या किया था, एनालिसिस किया था मैथ्स में। फिर हमने सिंथेसिस जब किया तो वो क्या किया कि हाँ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डिजिट हैं, इनमें आप जैसे माइनस का, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, इसीलिए 6 - 2 = 4 होता है। यहाँ पर एडिशन का साइन लग रहा है, जहाँ पर एडिशन का प्रोसेस क्या होता है, जोड़ना, तो 2 + 2 = 4 है। यानी कि आपने उस चीज़ को फिर जोड़ के भी देखा, सारे जो फैक्ट्स थे वो इकट्ठे हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट आपने एवेल्युएट किया, मूल्यांकन किया कि आपने
जो भी यहाँ पर समझी है प्रोसेस पूरी, वो प्रोसेस आपकी सही है। उसके बाद आपकी ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आपके ज्ञान का निर्माण हुआ है। अगर आप लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी यही दे रखा है कि वहां पर ब्लूम्स ने 3 प्रकार के उद्देश्य के विषय में बताया है। सबसे पहले है आपका ज्ञानात्मक, और फिर उसके बाद बोधात्मक, और फिर उसके बाद क्रियात्मक। 3 पक्षों को 3 उद्देश्यों को बताया है उन्होंने कि एज अ टीचर स्टूडेंट के अंदर टीचर का मोटो ये होना चाहिए कि वो 3 पक्षों का विकास करे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। अब ये जो 3 पक्ष है ना, उन तीनों पक्षों का सबसे पहला क्या था? ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष की प्राप्ति है, उसमें उन्होंने कुछ यही प्रोसेस, कुछ यही स्टेप्स दे रखे हैं कि इन स्टेप्स को कवर करने के बाद स्टूडेंट के अंदर ज्ञानात्मक विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा। तो यहाँ ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सूचना प्राप्ति हेतु किसी घटना का अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन और प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन करना पड़ता है। सूचना की प्राप्ति के लिए इतनी सारी जो प्रोसेसिंग है, इतनी सारी जो प्रक्रियाएं हैं, उन पर से होकर नहीं गुजरना होता है, बल्कि हमको क्या करना है, या तो ऑब्जर्वेशन करना है किसी भी चीज का जो घटना हो रही है, या फिर वहां पर परसेप्शन करना है यानी कि हमको देखना है। परसेप्शन का मतलब प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने हो रहा है उस चीज को देखना है, प्रत्यक्षीकरण। इन सभी दोनों ही चीजों से हमको सूचना की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है ज्ञान को परिवर्तित कर सकते हैं बट सूचना अपरिवर्तित रहती है। कैसे? मैं आपको इसका एग्जांपल है, वैसे मैं आपको शायद दे भी चुकी हूँ ज्ञान का एक एग्जांपल, कि जो हमारी आज नॉलेज है, जो हमारी आज जीके है, वो आगे चल के चेंज हो सकती है। कैसे? कि आज के जो हमारे पीएम है, मोदी जी हैं, वो आगे चल के चेंज हो सकते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो ये फैक्ट, ये तो एक ट्रुथ थोड़ी हो गया यूनिवर्सल कि नहीं इंडिया के जो पीएम हैं वो मोदी जी ही रहेंगे, बल्कि हो सकता है कि वो 5 साल बाद, 10 साल बाद वो चेंज हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमारे ज्ञान में परिवर्तन हुआ ना, लेकिन जो सूचना है वो अपरिवर्तित रहती है। सूचना कैसे? कि हमें ये सूचना मिली है कि आज यानी कि प्रेजेंट डेट में, इस एरा में, क्योंकि हम सूचना में आंकड़े इकट्ठे करते हैं ना, मैंने बताया था आपको, तो आंकड़ों में क्या है, डेट आ जाएगी कि इस डेट से इस ईयर में, इस ईयर तक मोदी जी हमारे पीएम रहेंगे। तो ये सूचना अपरिवर्तित रहेगी। आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे आपको, नॉलेज और इंफॉर्मेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आगे मैं इसी को जारी रखूंगी। अब हम, मेरे ख्याल से वाली यूनिट खत्म हो गई है। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आगे हम कल करिकुलम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखते रहिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।